हेलो एवरीवन, मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावत भाटा। आप सभी का स्वागत करती हूँ पॉलिटिकल साइंस की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भारत की विदेश नीति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। विदेश नीति क्या होती है, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं, ये इससे पूर्व के वीडियो में हम जान चुके हैं। थोड़ी बहुत चर्चा इसके बारे में हम कर चुके हैं। आज हमारा जो मुख्य फोकस है वो रहेगा, चर्चा का जो विषय है वो रहेगा भारत की विदेश नीति के निर्माणक या निर्धारक तत्व। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति के निर्माण के पीछे बहुत सारे तत्व निहित होते हैं। जैसा कि हम पहले के वीडियो में जान चुके हैं कि विदेश नीति कोई एक नीति का नाम नहीं है, बल्कि बहुत सारी नीतियाँ, बहुत सारे नियम, बहुत सारी जो धारणाएं हैं वो विदेश नीति के रूप में काम करती हैं। और सभी सारे जो विदेशों के साथ संबंध है बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बनते हैं। तो विदेश नीति अपने आप में एक नीतियों का समूह है। उसी तरह से विदेश नीति को बनाने वाले कारक भी बहुत सारे कारक हैं, निर्धारक हैं, जिनसे मिलकर के, जिनके कारण किसी भी देश की विदेश नीति निर्मित होती है। कुछ कारक स्थायी होते हैं और कुछ कारक अस्थायी होते हैं, और सभी मिलकर के किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने में, चलाने में, उसको गतिशील रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम देख रहे हैं भारत की विदेश नीति के निर्माणक तत्व। तो आइए चलते हैं, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि कोई भी देश अलग थलग होकर के, पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर के नहीं रह सकता, क्योंकि हम एक परस्पर निर्भर दुनिया में रहते हैं। और वैश्वीकरण के बाद तो ये प्रक्रिया और भी ज़्यादा बढ़ गई है। पुराने ज़माने से ही हमारे विदेशों के साथ संबंध थे, जिनको समय समय पर परिभाषित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। और विभिन्न देशों की जो विविध प्रकार की ज़रूरतें हैं, उनकी पूर्ति के लिए उनमें जो पारस्परिक अंतर्निर्भरता है वो उनको एक दूसरे के नज़दीक लाती है, जो पुराने संबंध हैं उनको पुनर्परिभाषित करवाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण और तत्व होते हैं जो किसी भी देश की दूसरे देश के प्रति जो नीति है उसको निर्धारित करने में सहयोग देती है। और विभिन्न प्रकार की जो नीतियों का समूह है, जिसको हम विदेश नीति के नाम से जानते हैं, वो निर्मित होती है। तो आइए चलते हैं विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं उनकी और चर्चा के लिए। एक देश की विदेश नीति को निर्धारित और प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि उस देश की भौगोलिक स्थिति, भू राजनीति, भौगोलिक अवस्थिति कैसी है, सैन्य क्षमता कैसी है, उस देश की आर्थिक शक्ति क्या है, उसकी सरकार का स्वरूप क्या है, उसके राष्ट्रीय हित क्या है, जो नीति निर्धारक व्यक्तित्व हैं उस देश के वो किस तरह से हैं, उसकी ऐतिहासिक परंपराएं क्या कहती हैं इसके बारे में। तो ये बहुत सारे तत्व हैं जो किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करती हैं। इसके अलावा किसी भी देश की जो आंतरिक परिस्थितियां हैं, आंतरिक दबाव है, आंतरिक उद्देश्य हैं, वो सब मिलकर के किसी भी विदेश नीति को निर्धारित करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम भौगोलिक तत्व और भू राजनीति किस तरह से किसी भी देश की विदेश नीति को निर्मित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी देश की जो अवस्थिति है, भौगोलिक अवस्थिति, उसकी भौगोलिक स्थलाकृति उस राज्य की विदेश नीति पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। प्रत्येक देश की प्राकृतिक सीमाएं उस देश की जो सुरक्षा की स्थिति है उस स्थिति को परिभाषित करती है। कोई भी देश यदि उसकी सीमाएं इस तरह की हैं, प्राकृतिक सीमाओं से वो घिरा हुआ देश है, तो वो शांति और सुरक्षा पर अपने से ध्यान हटा करके अपने घरेलू विकास पर अधिक ध्यान दे सकता है। क्योंकि ये संभव नहीं है कि चारों तरफ की जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक सीमाओं से घिरी रहें। कोई भी देश पूरी तरह से चारों तरफ से द्वीप हो, सभी देशों के लिए संभव नहीं है। हमारे जैसे भारत है वो एक प्रायद्वीपीय देश है, लेकिन दक्षिण में हिंद महासागरीय स्थिति के कारण, जो कि भू रणनीति के हिसाब से बहुत ही संवेदनशील इलाका है, इसी तरह से भारत की सीमाएं चीन से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, बांग्लादेश से लगती है। तो इस तरह से भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो
एक तरह से भारत में सुरक्षा के प्रति एक संवेदनशीलता का भाव जगाती है और इसीलिए भारत को अपनी सुरक्षा के प्रति अत्यधिक ध्यान देना पड़ रहा है और सीमाओं की सुरक्षा भारत के लिए एक मुख्य चिंता का विषय रहा है। यदि भारत साम्यवादी गुट में सम्मिलित हो जाता आज़ादी के बाद तो उसकी समुद्री सीमा पर खतरा उत्पन्न हो जाता, क्योंकि पश्चिमी गुट जो था उसकी जो जल शक्ति थी, नौ शक्ति थी, उसके कारण हिंद महासागर में उसका दबदबा था। और यदि भारत पश्चिमी गुट में सम्मिलित होता तो उत्तरी सीमा पर साम्यवादी राष्ट्र उसके लिए स्थायी खतरा उत्पन्न कर सकते थे। तो इन भौगोलिक परिस्थितियों में विदेश नीति की दृष्टि से भारत के लिए ये ज़्यादा उचित था कि वो दक्षिण में समुद्री सीमा सुरक्षित बनाए रखने के लिए ब्रिटेन से मैत्री संबंध बनाए रखे और उत्तर में अपनी स्थिति सुरक्षित रखने के लिए साम्यवादी देशों से अनुकूल संबंध बनाए रखने की चेष्टा करे। और इसीलिए भारत ने आज़ादी के बाद जब भारत की विदेश नीति का प्रश्न आया तो भारत ने गुट निरपेक्ष नीति को अपनाने का निश्चय किया। इसी तरह से हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा हित यही है कि स्वतंत्र और शांति का क्षेत्र हिंद महासागर को घोषित किया जाए और हिंद महासागर एक तरह से शांति क्षेत्र बना रहे। भारत इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ब्रिटेन के इस क्षेत्र से हट जाने के किसी भी प्रकार की जो शक्ति शून्यता की स्थिति पैदा हो गई है उसको कोई दूसरा देश आकर के उस शक्ति शून्यता को भरने की ज़रूरत है। भारत की ये धारणा है कि यदि कोई शक्ति शून्यता उत्पन्न हो भी गई है तो हिंद महासागर के तटवर्ती राज्य इस शून्यता को पूरा कर सकने में क्षमता रखते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो किसी भी देश की भौगोलिक सीमा और भू अवस्थिति जो है कि उसके चारों तरफ की सीमाएं कैसी है, उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, वो किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल के द्वारा निर्धारित होती है। इसी तरह से डॉक्टर एयर्स का मत था कि समझौते तोड़े जा सकते हैं, संधियां भी एक तरफ रखी जा सकती है, एक तरफा रूप से समाप्त की जा सकती है, लेकिन कोई भी राष्ट्र अपने भूगोल से पीछा नहीं छुड़ा सकता। यानी उसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है उसको ध्यान में रख करके ही उसको अपनी विदेश नीति का निर्माण करना पड़ता है। अब देखते हैं सैन्य क्षमता। किसी भी देश की सैन्य क्षमता उस देश की विदेशों के साथ संबंध को निर्धारित करते हैं। मतभेदों में बल प्रयोग अंतिम तौर पर किया जाता है, लेकिन जिस देश के पास भारी और सुसज्जित सैन्य बल होता है उसे विश्व स्तर पर जो अन्य कार्यकर्ता, अन्य खिलाड़ी हैं उससे अधिक सम्मान प्राप्त होता है। इस प्रकार सैन्य क्षमता विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण कारक है। एक सैन्य रूप से सशक्त देश इस दृष्टिकोण से अक्षम देशों की अपेक्षा विश्वासपूर्ण और कठोर निर्णय ले सकता है। सैनिक दृष्टि से भारत शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था जब भारत आज़ाद हुआ था। अपनी रक्षा के लिए भारत अनेक दृष्टियों से पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर था। भारत की दुर्बल सैनिक स्थिति उसे इस बात के लिए बाध्य करती रही कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री बनाई रखी जाए, क्योंकि न तो वो भारत ऐसी स्थिति में था कि वो पश्चिमी गुट की शत्रुता मोल ले और न ही इस स्थिति में था कि वो साम्यवादी गुट की शत्रुता मोल ले सके। और इसीलिए भारत ने प्रारंभ से ही भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। उसका भी यही राज था कि सैनिक दृष्टि से भारत ब्रिटेन पर निर्भर था। तो भारत की जो शुरुआत में गुट निरपेक्षता की नीति, दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होना और राष्ट्रमंडल का सदस्य होना, कहीं ना कहीं इस बात से प्रेरित था कि भारत सैनिक दृष्टि से उस समय मजबूत नहीं था। अब देखते हैं आर्थिक शक्ति। आज पहले की अपेक्षा आर्थिक प्रगति का स्तर एक देश को इसके विदेश नीति के निर्णयों में बेहद प्रभावी बनाता है। आज कोई भी देश बेहद कमज़ोर अपनी सैन्य क्षमता की वजह से नहीं होता, वरन आर्थिक कमजोरी के कारण ही वो कमज़ोर माना जाता है। यानी पहले जो सैनिक शक्ति शक्तिशाली होने का, महाशक्ति होने का एक आधार हुआ करता था, आज आर्थिक शक्ति वो आधार बन गई है। अमीर देश सीमा पार भी अपने हित रखते हैं और अपने राष्ट्र की बेहतरी के लिए उन हितों का संरक्षण करते हैं। इस बात का कोई आशय नहीं है कि जो देश औद्योगिक रूप से अग्रणी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रभुत्व रखता है, आवश्यक रूप से सैन्य तौर पर भी वो सशक्त
हो। सैन्य शक्ति अधिकांशतः आर्थिक क्षमताओं पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है आज वह समय नहीं है जिससे तोप और तलवारों से किसी भी देश की शक्ति को आंका जाता है, बल्कि आर्थिक क्षमता से किसी भी देश की क्षमता को आंका जाता है। जो देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है उसकी विदेश नीति उसी तरह से परिवर्तित होती रहती है। दूसरे देशों के साथ उसकी सौदेबाजी की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। भारत की हम बात करें तो भारत की आर्थिक उन्नति तभी संभव थी जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार जो आज़ादी के तुरंत बाद ज़्यादातर पाश्चात्य देशों के साथ था और पाश्चात्य देश भारत का शोषण कर सकते थे। भारत अपने विकास के लिए अधिकतम विदेशी सहायता का भी इच्छुक था और चाहता था कि दोनों गुटों से उसको सहायता मिले। इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्री का बर्ताव रखना जरूरी था और वो किसी भी एक गुट से बंधना नहीं चाहता था। गुटबंदी से अलग रहने के कारण उसे दोनों ही गुटों से आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलती रही, क्योंकि कोई भी गुट नहीं चाहता था कि भारत दूसरे गुट के प्रभाव क्षेत्र में आ जाए। वर्तमान की अगर हम बात करें तो भारत आर्थिक क्षेत्र में बहुत ही प्रगति कर रहा है। विकासशील देशों में भारत अग्रणी देश बन चुका है। इसीलिए अमेरिका के प्रति, सोवियत रूस के प्रति, चीन के प्रति भारत की विदेश नीति में बदलाव आया है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अब देखते हैं सरकार का स्वरूप किस तरह से विदेश नीति को प्रभावित करता है या निर्धारित करता है। सरकार का स्वरूप प्राय विदेश नीति को निर्धारित करता है, जिससे बल प्रयोग धमकी के लिए प्रयोग किया जाता है वास्तविक तौर पर किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत, दबाव समूह, जनसंचार की नीति निर्माण की प्रक्रिया में बड़ी भूमिका होती है। लोकतांत्रिक राज्यों में निर्वाचन व्यवस्था भी विदेश नीति निर्णयों में प्रभाव रखती है। जैसा नेता सामान्यतः ऐसे निर्णय लेंगे जिससे लोग उनसे दूर नहीं है। एक निरंकुश व्यवस्था में अधिकतर निर्णय शासक के अनुसार होता है। वे ऐसी नीतियां बनाते हैं या निर्णय लेते हैं जैसा कि वे राज्य के हित में सही समझते हैं। यानी किसी भी विदेश नीति के निर्धारण में वहाँ की सरकार कैसी है, सरकार का स्वरूप कैसा है, लोकतांत्रिक सरकार है या निरंकुश सरकार है, तो लोगों की भूमिका विदेश नीति के निर्धारण में, लोगों की बात कितनी सुनी जा रही है। अगर निरंकुश शासक है तो किसी भी देश को, अपने देश को शक्तिशाली बनाने की दिशा में अपनी विदेश नीति को लेकर के जाएगा। अगर लोकतांत्रिक राज्य है तो अपने घरेलू विकास की दिशा में अपनी विदेश नीति को ले जाएगा। इसके बाद देखते हैं आंतरिक बाध्यताएं। न केवल अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं बल्कि जो घरेलू घटनाक्रम है वो भी विदेश नीति के निर्धारक के तौर पर काम करता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब शासकों ने विदेश में घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कठोर और सशक्त विदेश नीति संबंधी निर्णय लिए हैं। उदाहरण के लिए देश में निर्वाचन परिणामों को प्रभावित करने या फिर देश को नाजुक आर्थिक हालत से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। यह युद्ध का विचलन सिद्धांत कहा जाता है। किसी भी देश की आंतरिक शक्तियां और दबाव समूह भी विदेश नीति के निर्धारण में प्रभाव की भूमिका निभाते हैं। जब राष्ट्र आंतरिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ और मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में गुंथा रहता है तो राष्ट्र की विदेश नीति भी ज़्यादा स्पष्ट होती है, सुदृढ़ होती है और प्रभावशाली होती है। परंतु जब राष्ट्र आंतरिक फूट या मतभेद के कारण विभक्त होता है तो राजनीतिक अस्थिरता उस देश में आ जाती है। तो उस देश की जो विदेश नीति है वो भी सामान्यतः शिथिल होती है और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर प्राय निष्क्रिय और प्रभावहीन हो जाती है और भारत के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आज़ादी के तुरंत बाद के शुरुआती सालों में भारत आर्थिक और सैनिक दृष्टि से निर्बल था और विश्व राजनीति में इस कारण से अधिक योगदान नहीं दे सका। कि नेहरू का जो व्यक्तित्व था वो अधिक प्रभावशाली था, परंतु फिर भी भारत विदेश मामलों में जो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय मंच है उसके ऊपर वो अधिक प्रभाव नहीं छोड़ सका, क्योंकि आंतरिक स्थिति हमारी कमज़ोर थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने आंतरिक स्थिति मजबूत की, आंतरिक दबावों को हमने मजबूत करते गए, आंतरिक दबावों का सामना करते गए, वैसे वैसे विदेशी स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
हमारा प्रभाव बढ़ता गया। इसी तरह से जब जब अल्पमत सरकारें हमारे यहाँ रही, हमारी विदेश नीति भी इससे प्रभावित हुई। और वर्तमान में जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, आंतरिक दबावों का हम पूरी तरह से सामना कर पा रहे हैं, तो विदेश नीति के स्तर पर भी हम मजबूत होते जा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं नीतिगत विषय। भारत की विदेश नीति उत्तरोत्तर प्रगति की घरेलू प्राथमिकताओं को एकीकृत करती है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास भी समाहित है। साथ ही भारतीय विदेश नीति वैश्विक चुनौतियों का भी सामना करती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और समूह में हथियारों के नष्ट किए जाने की सहमति, समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सुधार आदि शामिल है। जबकि हम अपने घरेलू लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, हमें वैश्विक मामलों में तेजी से बदलते परिवेश और अपनी सुरक्षा तथा आर्थिक जो हमारा अर्थशास्त्र है उसके साथ भी अपने बेहतर तारतम्य को भी सुनिश्चित करना होगा, जिससे कि भारत के हितों की रक्षा हो सके। हमारी जो पड़ोसी देशों के साथ स्थिति है वो भी अत्यंत जटिल है। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि हम राजनीतिक रूप से स्थिर रहें और आर्थिक रूप से एक सुरक्षित परिधि के अंतर्गत रहें। पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते इस निश्चय के साथ रुके हुए हैं। भारत की पड़ोसी नीति अपने पड़ोसी देशों के मध्य उपमहाद्वीप के लाभ के लिए परस्पर संपर्क, नेटवर्क, व्यापार और निवेश में वृद्धि करने और भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि को अपने पड़ोसी देशों के मध्य साझा करने पर जोर देती है। भारत की विदेश नीति समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अलावा हम देखें तो भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है सैनिक गुटबंदियाँ, क्योंकि आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि शीत युद्ध का दौर था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व 2 गुटों में विभाजित था और एक तरह से ये मनमुटाव शीत युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया था। और भारत इस शीत युद्ध की स्थिति से बचने के लिए और दोनों गुटों के बीच में सेतुबंध का काम करने के लिए, ताकि इससे भारत को 2 लाभ थे। एक तो दोनों गुटों से सद्भावपूर्ण संबंध भारत के रह सके, साथ ही दोनों के बीच में सेतुबंध के रूप में अगर भारत काम करता है तो उसके अंतर्राष्ट्रीय छवि में सुधार होता है। तो सैनिक गुटबंदियाँ उस समय अगर नहीं होती तो भारत की विदेश नीति कुछ और होती। इसके बाद देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व। किसी भी विदेश नीति के निर्धारण में उसके घरेलू और बाह्य परिस्थितियों का तो परिवेश का तो हाथ होता ही है, निर्धारक होते ही हैं, परंतु उस समय के जो नीति निर्धारक हैं, नीति नियंता है, उनका जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व है वो भी इसके लिए महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासिस्टवाद के विरोधी थे। सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपाय से सुलझाने के प्रबल समर्थक थे और इसीलिए गुटनिरपेक्षता की नीति के रूप में, पंचशील की नीति के रूप में उनके व्यक्तित्व के ये जो भाग हैं वो हमारी विदेश नीति के ऊपर दिखाई देते हैं। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय हित। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में स्पष्ट रूप से ये कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का भी ध्येय यही है। भारत का राष्ट्रीय हित क्या है ये निर्धारित करना तो आसान नहीं है, लेकिन एक तरह से किसी भी राष्ट्र के जो राष्ट्रीय हित हैं वो 2 तरीके से परिभाषित किए जा सकते हैं। एक तो स्थायी हित, जैसे कि देश की अखंडता, सुरक्षा, और दूसरा अस्थायी, जैसे कि खाद्यान्न है, विदेशी पूंजी, तकनीकी विकास आदि। और जब जब भी भारत की विदेश नीति में विरोधाभास दिखाई देता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि भारत की विदेश नीति परिवर्तित होती जा रही है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि भारत के जो राष्ट्रीय हित है उनमें गतिशीलता होती है और राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए ही विदेश नीति में उसके अनुरूप परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद देखते हैं ऐतिहासिक परंपराएं। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का भी बड़ा योगदान है। प्राचीन काल से ही भारत की जो नीति है वो शांतिप्रिय रही है। भारत ने किसी भी देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। भारत की ये परंपरा वर्तमान विदेश नीति में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शांति, समन्वय, सहिष्णुता की भावनाएं हमारी विदेश नीति का बहुत बड़ा आधार है। 200 वर्षों के अंग्रेजी शासन का भी हमारी विदेश नीति के निर्धारण में योगदान है। देश में संसदीय प्रणाली, उदारवाद, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, प्रशासनिक ढांचा, ये सब इसके प्रमाण हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद
का हमारा जो कटु अनुभव है वो हमारी विदेश नीति के मूल में है। पाकिस्तान के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध भी हमारे ऐतिहासिक अनुभवों का ही प्रमाण है। भारत का शांतिवाद भारतीय दर्शन की सहिष्णुता, उदारता और मानवतावादी दृष्टि पर आधारित है। चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों का सामना करते हुए भी भारत ने अपने जो आक्रमणकारी हैं उनके प्रति सहिष्णुता और मित्रता का हाथ बढ़ाया है। जातीय रंगभेद की नीति का विरोध भारतीय मानवतावादी विचार से प्रभावित है। पंचशील के सिद्धांतों पर गांधी की अहिंसा और बुद्ध के अष्टमार्ग का प्रभाव है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में अनेक तत्वों का योगदान होता है।